ओपन रेस्टोरेंट की शाम हल्के सुनहरी रंग में डूबी हुई थी। बाहर लगी जर्द लाइट्स हवा के हल्के झोंकों में धनक की तरह कांपती थी। रेस्टोरेंट के ऐन बीच में फवारे की मध्यम आवाज पस मंजर में एक नरम सा शोर भरती थी। चारों तरफ बैठे लोग खा रहे थे, हंस रहे थे। कभी कभी किसी मेज से चम्मच कांटे की आवाज उठती और फिर माहौल में गुम हो जाती थी। जोया अपने दुपट्टे का किनारा उंगली पर घुमाते हुए अपने दोस्तों के दरमियान बैठी गाने के सुर में गुम थी। उसकी आवाज धीमी थी मगर बेफिक्री की हद तक साफ, जैसे किसी ने आजादी को लफ्जों में बांध लिया हो। उसकी दोस्ती कभी उस पर कहका लगाती, कभी साथ सुर मिलाती। जोया का ध्यान मुकम्मल तौर पर अपने ही दायरे में बंद था, जब तक कि इसके जिस्म पर अचानक किसी की तेज और भारी नजर न गिरी। न जाने क्यों इसे अचानक अपने वजूद पर किसी की नजरें महसूस हुई थी। उसने बेसाख्ता गर्दन मोड़ी थी लेकिन कोई नजर नहीं आया था। मगर जैसे उसकी नजर दाएं जानिब गई, सामने चंद मेजें छोड़कर एक टेबल पर जमाल खान बैठा हुआ था। सफेद शर्ट की आस्तीनें कोहनी तक मोड़ी हुई, चेहरा सख्त, नजरें सीधी जोया पर जमी हुई थी। जैसे इस लम्हे दुनिया की हर आवाज खामोश हो गई हो। जोया के हाथ थम गए थे। दिल एक धड़कन ऊपर नीचे छलांग लगाकर रुक सा गया था। इसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था हवेली का लाडला यहाँ पर मौजूद होगा। उसकी सालिम निगाहें ही इसकी जान निकाल देती थी और आज इस हुलिये में वो खुद मौजूद थी और जो काम वो कर रही थी खौफ के मारे इसकी जान निकलने के दर पे आ गई थी। जमाल पलक झपके बगैर उठा, कुर्सी पीछे हटी और वो सीधा इनकी मेज की तरफ चल पड़ा था। वो महज उसकी नजरों का ही इंतजार कर रहा था कि कब वो इसकी तरफ देखे और वो इसकी जानिब बढ़े। करीब पहुंचते ही वो सख्त और निहायत गरजदार आवाज में बोला, अगर आवारा तो घर चले या अगर अभी कोई तमाशा लगाना है। गिरदी पूरी हो चुकी है तो बता दो, मैं दूसरी टेबल पर बैठकर इंतजार कर लेता हूँ। इसका लहजा उगल रहा था, बस नहीं चल रहा था कि जोया को अपनी नजरों से भस्म कर दे। इनके खानदान की लड़कियां पर्दा किए बगैर घर से बाहर नहीं निकलती थी और वो दुपट्टे से सर ढांपे बगैर रेस्टोरेंट में बैठे गाने गा रही थी। जोया आप घबरा कर फौरन खड़ी हो गई थी और सहमी हुई आवाज में बोली, आप यहाँ? इसके हाथ पांव बुरी तरह ठंडे पड़ना शुरू हो गए थे। इससे मालूम था कि ये इंसान अब इसे नहीं छोड़ेगा। हवेली का हर शख्स इसकी एक नजर से ही कांप जाता था और वो खुद अपनी मौत को दावत दे चुकी थी। वो कड़क लहजे में बोला, मैं बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। इसकी नजरें इस पर जमी रही थी लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि खानदान की बेटी हो तुम। ऐसे शौक पूरे करोगी और इस तरह के लिबास में बैठोगी। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम अपने बाप की इज्जत का ख्याल करो। इसकी दोस्ती अचानक बिल्कुल साकित हो गई थी। हालात की नजाकत तमाम लड़कियों को समझ आ चुकी थी। एक ने पानी का ग्लास हाथ में पकड़ रखा था मगर प्यास भूल गई थी। दूसरी ने जोया को देखा, फिर जमार को, जैसे कोई समझ ना पा रही हो कि ये सब हो क्या रहा है। जोया ने थोड़ा सा झुककर दबे हुए लहजे में कहा, जमार खान आप प्लीज जाएं, मेरी दोस्तें हैं, सब देख रहे हैं। मैं कुछ देर में घर आ जाऊंगी, प्लीज यहाँ तमाशा नहीं बनाए, मेरी एक इज्जत है। जमार ने हल्का सा तंजिया हंकारा भरा, शर्म करो कि इस खानदान की बेटी हूँ, इस बात का क्या तुम्हें इल्म नहीं है? यहाँ बैठकर ऊंची आवाज में गाने गा रही हो, लड़कों की नजरें अपनी तरफ खींच रही हो, इससे ज्यादा और क्या? मैं बस दिखाना है। जोया का चेहरा लाल पड़ गया था। मुझे गाना पसंद है, अपनी दोस्तों के साथ ही, ये कोई जुर्म नहीं। खामोश जोया, इसका जब्त अब जवाब दे चुका था। इसने एक कदम और करीब आकर कहा, आज घर चलो। अगर मैंने ये सब कुछ आका जान को नहीं बताया ना तो मेरा नाम जमार नहीं। तुमने जितना हमारी जात का मजाक बनाया था तुम बना चुकी हो, अब और बनाने की जरूरत नहीं है। देखें, ये मेरा जाती मसला है। वो मजीद कुछ कहती इससे पहले वो धारा, तुम्हारा जाती मसला वहां शुरू होता जहां खानदान का नाम खत्म हो, और खानदान का नाम खत्म नहीं होता। उसने कहते इसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली थी। जोया ने फौरन पीछे हटने की कोशिश की। हाथ छोड़े मेरा। आपको क्या मसला है?
मगर वो एक लफ्ज बोले बगैर इसे मेजों के बीच से खींचता हुआ आगे बढ़ गया। रेस्टोरेंट की लाइट्स एकदम बहुत तेज महसूस होने लगी थी। लोग गर्दनें उठाकर देखने लगे। जोया का दिल घबराहट से सिमटने लगा था। जमार छोड़े मुझे, सब देख रहे हैं, प्लीज मेरी जात का तमाशा नहीं बनाए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो मजीद कुछ कहती इससे पहले वो बात काट कर बोला, देखने दो, शायद अब तुम्हें एहसास हो कि इज्जत किस चीज का नाम है। पार्किंग तक पहुंचते पहुंचते इसकी कलाई सुर्ख हो चुकी थी। जोया छूटने की कोशिश में आधी कदम लड़खड़ा रही थी। वो गुस्से से फट पड़ी, आप हद से बड़े हैं, मैं बच्ची नहीं हूं। आप मेरी जिंदगी में इस तरह मुदाखलत नहीं कर सकते, मैं आपको इस चीज की इजाजत नहीं देती। जबकि वो बेजार लहजे में बोला, पता है, इसलिए ही तुम्हें रोक रहा हूं। जमार ने इसके बाद काटते हुए गाड़ी का डोर खोला और इसे अंदर बैठा दिया। जोया ने दरवाजा धकेलने की कोशिश की, क्लिक, दरवाजा इसके हाथों के सामने लॉक हो गया था। जमार झुका, आंखें इसकी आंखों में गाड़ कर बोला, ये दरवाजा अब हवेली में खुलेगा, तुम कितना ही जोर लगा लो। वो सीधा खड़ा हुआ, अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर बैठा, गाड़ी स्टार्ट की। जोया का दिल पूरी रफ्तार से धड़क रहा था। इसके गाल गर्म थे, आंखों में बेबसी का हल्का सा पानी तैरने लगा। बाहर की लाइट्स गिरती रही मगर इसके जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, आज की ये शाम अब इसकी जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। इस लंबी मुसाफर तय करके वो दोनों हवेली पहुंच गए थे। हवेली के बड़े आहनी दरवाजे रात के सन्नाटे में भारी आवाज से खुले थे। गाड़ी लंबे सहन से गुजरती हुई पोर्च में आकर एक झटके से रुकी, जैसे ड्राइवर की बजाय खुद जमार खान का गुस्सा स्टीयरिंग संभाल रहा हो। इंजन बंद होते ही माहौल पर एक दबाव सा छा गया था। वही पुरानी हवेली, मगर हवा में अजीब सा तनाव तैर रहा था। जमार झटके से दरवाजा खोल कर उतरा, कदमों में गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। वो दूसरी तरफ गया और जोया का दरवाजा जोर से खोलकर बोला, उतरो। जोया ने बेबसी और गुस्से की मिली जुली कैफियत में कहा, जमार खान, आखिर मसला क्या आपके साथ, छोड़े मुझे। वो इसकी बात सुने बगैर इसका बाजू पकड़ के इसे तकरीबन घसीटते हुए आगे बढ़ गया। जोया को चलते हुए कदम संभालना मुश्किल हो रहा था, मगर वो रुकने की जुर्रत भी नहीं कर पा रही थी। हवेली का लंबा दालान गूंजदार था, हर कदम की आवाज दूर तक जाती थी, जैसे दीवारें भी इस झगड़े की गवाह बन गई हों। अंदर आते ही जमार ने सीधा शगुफ्ता बेगम के कमरे का रुख किया। लकड़ी का भारी दरवाजा इसने धक्का देकर खोला और अंदर बैठी शगुफ्ता बेगम चौंक कर सीधी हो गई थी। वो पर्स की जिप बंद कर रही थी, शायद कहीं जाने की तैयारी थी, मगर जोया को इस हालत में देखकर इनका चेहरा सख्त हो गया था। जमार ने जोया को इनके कदमों के करीब फेंका। जोया घुटनों के बल जमीन पर संभलते हुए गिरी। छच्ची, वो धारा, अपनी बेटी को संभाल कर रखे, खानदान का नाम डबो रही है। शगुफ्ता बेगम फौरन खड़ी हुई। क्या हुआ जमार, इतना गुस्सा क्यों? जमार के सीने में सांसें भारी चल रही थी, जैसे अभी भी इसके अंदर रेस्टोरेंट का पूरा मंजर दहक रहा हो। क्या हुआ, ये पूछ रही हैं आप? इसने उंगली जोया की तरफ उठाई। रेस्टोरेंट में बैठी लड़कियों के साथ गाने गा रही थी, ऊंची आवाज में। जो भी आ रहा था इसकी नजरें इस पर पड़ रही थी। ये खानदान की बेटी ये किसी और घर की है। जोया ने सर उठाया, आंखों में अपनी दोस्तों सुर्ख थी, आवाज रंधी हुई। मैंने क्या गलत की है? दोस्तों के साथ थी। चुप, जमार ने झाड़ कर कहा, तुम्हें समझ नहीं कि हमारे खानदान की बेटियां किस तरह बाहर निकलती हैं, 7 पर्दों में, और तुम वहां बैठकर तमाशा बनाए बैठी थी। जोया के हलक में अटकी हुई आवाज बाहर आने की लगी कि कोशिश में टूट गई। जमार, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा था, बस गाना गाना। वो हंसा नहीं, मगर इसके लहजे में एक ऐसा तंज था जिसे ठटा रहा हो। घर में गाया करो, बाहर नहीं। शगुफ्ता बेगम ने सख्त नजरों से जोया को देखा। इनका चेहरा लम्हों में संजीदगी से गुस्से में ढल गया। जोया, इनकी आवाज में वही जान पहचाना दबाव था जो जोया को हमेशा चुप करा देता था। क्या ये सब सच है? जोया के पास जवाब था, मगर आवाज नहीं थी। वो बस बेबसी से माँ को देखती रही। जमार ने हाथ हवा में झटकते हुए कहा, मैंने कहा था ना चची, ये हद से निकल रही है। अगर आज इससे लेकर नहीं आता ना
तो कल इसका कोई और मंजर सोशल मीडिया पर होता। शगुफ्ता बेगम ने लंबी सांस खींची, फिर धीरे से बोली, ठीक है बेटा, तुम फिक्र नहीं करो, अब तुम्हें शिकायत नहीं मिलेगी, मैं इसका ख्याल रखूंगी। जोया की आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ सा उभरा। माँ का ख्याल रखना हमेशा सख्ती का इशारा होता था। जमार ने पलटकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, मगर जाते जाते रुक कर जोया की तरफ एक आखिरी नजर डाली। और सुन लो, अगली बार इससे भी बुरा होगा अगर खानदान की इज्जत पर हर्फ आया। तो बगैर एक और लफ्ज कहे कमरे से निकल गया था। दरवाजा बंद होने की आवाज ने सारे माहौल को जैसे जामिद कर दिया। जोया जमीन पर बैठी रह गई। इसका बाजू दुख रहा था, मगर इससे ज्यादा दिल में उठता बोझ तकलीफ दे रहा था। हवेली की ऊंची दीवारें अचानक बहुत तंग लगने लगी थी। शगुफ्ता बेगम ने धीरे से कहा, उठो, हमें बात करनी है, बहुत सी बातें। मगर वो बिना रुके अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। पीछे इन्होंने जब से मुठ्ठियां भींची। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। रात की स्याही चारों जाने फैल रही थी। मर्दान खाने की फिजा हमेशा की तरह संजीदगी और वकार से भरी हुई थी। दीवारों पर लगे कदीम तलवारों और बंदूकों के दरमियान एक खानदानी रूप महसूस होता था। ऊंची छत के पंखे आहिस्ता रफ्तार से घूम रहे थे और नमदार लकड़ी की खुशबू कमरे में जमी हुई थी। दरमियान में बड़े कालीन के ऊपर तवील लकड़ी की चौकी रखी थी, जिस पर चाय का थर्मस और किशमिश बादाम की प्लेट मौजूद थी। चंद लम्हे बाद दरवाजा हल्के से चलचा तो सफेद शलवार कमीज पहने, गले में कथई मर्दाना चादर डाले जमार अंदर दाखिल हुआ। इसके कदमों में वही संजीदगी थी जो हमेशा इसके साथ रहती थी, मगर चेहरे की थकन आज कुछ ज्यादा थी। सामने इसके बाबा जुल्फिकार साहब और चाचू जमान खान बैठे हुए थे। दोनों के चेहरों पर एक खास किस्म की संजीदगी थी जो जमान ने आते इनके करीब बैठ के महसूस कर ली थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा, चाचू। गया था जुल्फिकार साहब ने बगैर वक्त ज़ाया किए सीधा बात शुरू की। जमार, मुलाजिम के जरिए मालूम हुआ कि आज तुमने शगुफ्ता से सख्त बदतमीजी की है, क्या ये दुरुस्त है? जमार ने चादर का पहलू दुरुस्त किया। आवाज में थकावट और चुपती संजीदगी दोनों थी। मैंने बदतमीजी नहीं की बाबा, मैंने सिर्फ ये बताया कि अपनी बेटी को संभाले। वो खानदान की बेटी है, लेकिन इसकी हरकतें हमारे खानदान से मेल नहीं खाती। जमान साहब ने फौरन बात थामी, मगर वो किरदार की, मैं जानता हूँ जमार, जोया थोड़ी सी जिद्दी है, बुरी नहीं है, इसकी नीयत खराब नहीं होती कभी। जमार ने बेसाख्ता बहुत ज्यादा जिद्दी तीखे लहजे में कहा, थोड़ी जिद नहीं है चाचू, और लड़कियों का इतना जिद्दी होना अच्छी बात नहीं है। हमारे खानदान के असूल मर्दों पर भी लागू होते हैं, फिर वो औरत होकर इन असूलों की नफी कैसे कर सकती है? जमान साहब ने लब भींचे, मगर कुछ बोले नहीं थे। जुल्फिकार साहब ने हाथ उठाकर दोनों को खामोश कराया। बस करो तुम दोनों, तुम्हारी नोकझोंक का वक्त नहीं है ये, मैंने तुम्हें किसी और अहम बात के लिए बुलाया। जमार सीधा हो बैठा। जी बाबा बताएं। चंद लम्हे कमरे में खामोशी छा गई। पंखे की मध्यम आवाज ही बाकी रह गई। जुल्फिकार साहब ने गहरी सांस लेकर गुफ्तगू शुरू की। जमार, खैर से तुम 28 के हो चुके हो, कारोबार में अपना कदम मजबूती से जमा लिए, जिम्मेदारियां निभा रहे हो। इन्होंने लम्हा भर तौक़ुफ़ किया। अब मुनासिब वक्त यह है कि तुम अपनी जिंदगी का अगला मरहला शुरू करो। मेरा और तुम्हारे चाचू का फैसला है कि तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। जमार की नजर चंद लम्हों के लिए नीचे झुक गई। वो जानता था कि खानदान में फैसले ऐसे होते हैं, किसी बहस के बगैर, खानदानी रवायत के साथ। जुल्फिकार साहब आगे बोले, जमान को भी कोई एतराज नहीं, बस अब तुम बताओ क्या तुम्हें मंजूर है? जमार ने चंद लम्हे खामोश रहकर दिल की धड़कन संभाल ली, फिर आहिस्ता से कहा, पहले जोया से पूछ लें बाबा, जितनी मुझे नहीं लगता वो राजी होगी। जमान साहब ने नरम और जिद्दी मगर यकीन भरे लहजे में कहा, इसकी फिक्र तुम मत करो, जोया मेरी बेटी है, मैं संभाल लूंगा, तुम सिर्फ अपना फैसला बताओ। जमार लहजा संभाल कर बोला, मैं राजी हूँ, बड़ों का फैसला सर आंखों पर, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। जुल्फिकार साहब ने मुतमईन होकर सर हिलाया, तो ठीक है, मैं घर में ऐलान कर दूंगा, इस महीने के आखिरी हफ्ते में निकाह हो जाए। वो सादगी से होगा, रुखसती भी सादगी से, और वलीमे की रस्म धूमधाम से अदा करेंगे। चाचू और जमार दोनों ने एक साथ सर हिलाया था। कमरे की फिजा में फैसला कुन खामोशी फैल गई थी।
ऐसी खामोशी जिसे तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके पीछे पूरे खानदान की रवायत, जिम्मेदारी और तारीख खड़ी होती है। ये लम्हा एक आम गुफ्तगू नहीं था, ये वो पल था जहां जमार की आने वाली जिंदगी का रुख खामोशी से बदल दिया गया था। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। रात के 10:30 बज रहे थे। हवेली की राहदारियों में खादमों के कदमों की चाप भी थम चुकी थी। बाहर आंगन में लटकी लालटेन की मध्यम रोशनी कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर मध्यम से साय बनाती थी। जोया के कमरे में हल्की पीली लाइट जल रही थी, जो इसकी राइटिंग टेबल पर रखी किताब के औराक पर गिरते हुए नरम सा दायरा बना रही थी। कमरे में खामोशी थी, सवाए इसके सफ़े बदलने की आहिस्ता सी आवाज की। शगुफ्ता बेगम ने बगैर दस्तक दिए दरवाजा खोला। जोया ने सर उठाया। नजरें माँ पर पड़ी तो इसने बेख्तियार मुंह बना लिया। शाम वाले वाक़े का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। छोड़ो किताब, शगुफ्ता बेगम ने सख्त मगर थके हुए लहजे में कहा। इधर आओ, बेड पर बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जोया ने किताब जोर से बंद की, जिससे इसमें लिखे अल्फाज भी अब मजीद बर्दाश्त नहीं हो। वो आहिस्ता कदमों से चलकर बेड पर अपनी माँ के बराबर बैठ गई थी। चेहरे पर नागवारी, आंखों में रंजिश, मगर खामोशी बरकरार थी। शगुफ्ता बेगम ने उसके चेहरे का जायजा लिया, फिर पुरसुकून मगर ठोस आवाज में बोली, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम क्यों रेस्टोरेंट गई थी और फिर तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी दोस्त के घर जा रही हो, तुम वहां से रेस्टोरेंट पहुंच गई, ये सब क्या था? जोया ने फौरन चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। अम्मी, बिला वजह तफ्तीश मत करे, वैसे आज इस आदमी ने मेरा दिमाग घुमा दिया। उस आदमी ने? शगुफ्ता बेगम ने तेज नजरों से इसे देखा। फजूल बातें मत करो, मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकती, दुनिया भर की जिद बस तुमने उठा रखी है। जोया फौरन बोली, अम्मी, मैं बस। शगुफ्ता बेगम ने हाथ से इशारा किया। तुम जवाब देने के हाल में नहीं हो। मैं कहने आई हूँ, इस महीने के आखिर में वो सुन लो, तुम्हारे बाबा ने पैगाम भेजा है, जुमे को तुम्हारा और जमार का निकाह तय कर दिया गया है। जोया का दिल जैसे एकदम हलक में आ गया था। क्या हो गया आपको? आपका दिमाग तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है, शगुफ्ता बेगम ने स्पार्ट लहजे में कहा। इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? निकाह की बात है, कोई खेल नहीं। जोया बेयकीनी से हंस पड़ी, मगर हंसी में गुस्सा ज्यादा था। निकाह मेरा इस भूत के साथ हर वक्त इस जालिम की तरह आंखें गाड़ कर घूरता रहता है, मैं नहीं कर सकती इससे शादी। शगुफ्ता बेगम ने आंखें तंग करके इसे देखा। एहतराम से बात करो, वो ये बड़ों का तुम्हारा कजन है, खानदान का लड़का है, और सबसे बढ़कर बड़ों का फैसला है। मैं नहीं मानती। जोया की आवाज भराई हुई थी। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इससे शादी चाहती हूँ, मुझे इसकी शक्ल, वो खानदानी कुछ भी पसंद नहीं है, मैं नहीं कर सकती। असूल, वो घूरने वाली आदत, अम्मी बिल्कुल भी नहीं। कोई पसंद नापसंद नहीं पूछ रहा तुमसे, शगुफ्ता बेगम ने सीधे होकर बैठते हुए कहा। लहजा ऐसा था जैसे फैसला पत्थर पर लकीर हो। ये खानदान का फैसला है, तुम्हारा नहीं। हमने देखा है क्या बेहतर है, तुम अभी बच्ची हो, समझदार फैसले तुम नहीं कर सकती। अम्मी प्लीज मेरी बात तो सुने। शगुफ्ता बेगम खड़ी हो गई, दुपट्टा ठीक किया और जोया की तरफ देखे बगैर बोली, हमारी बात पूरी सुन ली तुमने? अच्छा, अब मेरी तरफ से भी एक बात सुन लो। तुम्हारा निकाह इसी तारीख को होगा। एहतजाज करना हुआ तो दिल में करो, जुबान से नहीं। जोया की आंखों में जमार से पानी उतरने वाला था। मैं जमार से शादी नहीं चाहती, मैं बात दोबारा सुनना नहीं चाहती। शगुफ्ता बेगम की आवाज ने जोया को खामोश कर दिया। जो कह दिया वही होगा, अब आराम करो। वो कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और बगैर पलट के देखे बगैर निकल गई थी। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में सन्नाटा छा गया। जोया बेड पर बैठी रह गई। हाथ कांप रहे थे, दिल भारी था और सर में वही एक जुमला गूंज रहा था, निकाह। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। इस महीने के आखिरी जुमे को 2 दिन बीत गए थे। घर में होती तैयारियों को बस खामोश नजरों से देख रही थी, लेकिन आज इसकी बस हो गई थी। रात की खामोशी हवेली की दीवारों में फैली हुई थी। राहदारी की मध्यम पीली रोशनी लंबे लंबे साए बना रही थी। कहीं दूर बजता घड़ी का सेकंड हैंड कमरे की संजीदा फिजा में और ज्यादा ठंडक भर रहा था। इसी सन्नाटे में जोया तेज कदमों से चलती हुई जमार के कमरे के सामने आ रुकी। इसके सांसें बेतरतीब थी, आंखों में गुस्सा और दिल में हलचल। इसने पूरी कुव्वत से दरवाजे पर दस्तक दी। एक भारी सी थप, फिर दूसरी थप।
चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। जमार सफेद सूट की आस्तीनें मोड़ता हुआ खड़ा था। बाल हल्के बिखरे, आंखें तंग, जैसे नींद से उठा हो या किसी गहरी सोच से निकला हो। दोनों को एक दूसरे को देखना जैसे एक और जंग की तैयारी थी। क्या मसला है? जमार ने सख्त आवाज में पूछा। इस वक्त क्या करने आई हो? जोया ने जब्त खोते हुए कहा, मुझे आपसे बात करनी है, अभी इसी वक्त। जमार ने तंजिया हंकारा भरा। मुझे कोई बात नहीं करनी, फैसला तुम तक पहुंच चुका होगा। बेहतर है इसी पर कायम रहो, तमाशे करने की जरूरत नहीं। मैं तमाशा नहीं कर रही। जोया की आवाज ऊंची हो गई। आप मेरी बात सुनेंगे, हर कीमत पर सुनेंगे। ये जिंदगी का सवाल है। जमार चंद लम्हों के लिए खामोश रहा, फिर झंझला कर बोला, ठीक है, कहो क्या बात है। जोया ने इसकी इजाजत का इंतजार किए बगैर दरवाजा धक्का दिया और अंदर दाखिल हो गई। कमरा साफ सुथरा, मुनज्जम, जैसे हर चीज नाप तोल कर रखी गई हो। लकड़ी की महक और हल्की कुलोन की खुशबू हवा में मिली हुई थी। जमार फौरन इसके पीछे आया। रुको, बाहर खड़ी होकर बात करो। कमरे में आने की जरूरत नहीं है, मुझे सुकून से बैठकर बात करनी है। वो सीधा बेड के करीब जाकर खड़ी हुई। और आप कभी सुकून से बात, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। जमार ने गहरी सांस ली, जैसे खुद पर जब्त रखा हो। बोलो क्या है? जोया ने सीधे इसमें कहा कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। इसकी आंखों में देखा। जमार खान, ये तय है और आप अभी सबको मना कर दें? बस बहुत हो गया। जमार के चेहरे पर हल्की सी हैरत आई, फिर वो फौरन गुस्से में बदल गई। शादी करने में मसला तुम्हें है, मुझे नहीं। ये रिश्ता बचपन से तय है और तुम अचानक क्यों सर फोड़ने लगी हो? किस बात का ड्रामा? जोया फिर से भड़क उठी। ये ड्रामा नहीं है, ये मेरी जिंदगी है और मैं कभी एक नहीं हो सकते, ना कभी बने हैं ना बनेंगे। बेहतर होगा आप सबको कह दें कि आप मुझ जैसी लड़की को अपनी बीवी नहीं बनाना चाहते। जमार ने इसे घूर कर देखा, एक ठंडी काटती हुई नजर। मुझे अच्छा लगे या बुरा, इस बात का फैसला तुम नहीं करोगी। वो आहिस्ता मगर सख्त लहजे में बोला, अगर तुम 5 मिनट के अंदर मेरे कमरे से बाहर नहीं गई तो खुदा की कसम मैं भी बाबा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। आखिरी बार कह रहा हूँ। इसकी आवाज में कोई धमकी नहीं थी, बल्कि एक हकीकत का ऐलान था। जोया लम्हे भर साकित हो गई। इससे साफ अंदाजा था कि ये आदमी जो कह रहा है वो कर भी सकता है। इसकी नजर जमार के चेहरे पर चंद लम्हे के लिए ठहरी थी, जिसमें सख्ती थी, जिद थी और एक ऐसी दीवार थी जिससे टकराना सिर्फ खुद को जख्मी करना था। ठीक है, जोया ने गुस्से से पांव पटका, आपसे बात करना फजूल था। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। जाते जाते एक आखिरी बार इसने मुड़कर जमार को देखा। इसकी आंखों में गुस्सा भी था और बेबसी भी, जैसे वो खुद भी नहीं जानती थी कि इस रात इसकी जिंदगी किस रुख पर मुड़ रही है। फिर वो दरवाजा जोर से खोलकर बाहर निकल गई। पीछे जमार चंद लम्हे इसे जाते हुए देखता रहा, खामोश, मगर अंदर कहीं कोई लहर निहायत सख्ती से टकराई थी, जिसे वो जाहिर करने का आदी नहीं था। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। जोया के कमरे में दोपहर की धूप नीमवा खिड़की से अंदर रस रही थी। फर्श पर पड़ा सुनहरी पैटर्न वाला गुलाबी कालीन रोशनी में कुछ और ही उदासी दिखाई दे रहा था। वो बेड के किनारे बैठी, निकाह का सुर्ख जोड़ा दोनों हाथों में, इसकी जकड़े ऐसे घूट रही थी जैसे वो कपड़ा नहीं, मजबूरी का बायस हो। आंसू किसी जिद्दी बच्चे की तरह पलकों पर अटके हुए थे और चेहरा गुस्से, बेबसी और खौफ का अजीब सा मैलाप बन चुका था। चंद लम्हे बाद दरवाजे का हैंडल चिड़चिड़ाते हुए खुला और अगले लम्हे जुलेखा बेगम दाखिल हुई। सफेद दुपट्टा सर पर मजबूती से जमा हुआ, चेहरे पर वही रवायती संजीदगी और निगाहों में खानदान का गरूर, जिससे वो कमरे में नहीं अदालत में दाखिल हुई। वो झटके से इसने लड़ती हुई आवाज में बोला, आंखों में पानी भर आया। तेजी से इनकी तरफ बढ़ी। अभी वो इनके सीने से लगी, लेकिन जुलेखा बेगम ने दोनों हाथों से एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी, मगर काटदार थी कि खबरदार। इनकी आवाज तेज तो नहीं थी, जैसे कमरे की सारी हवा रुक गई हो। हमारे करीब मत आना, तुम इस काबिल नहीं रहे कि हमारी पोती के अलावा। वो पल भर को साकित रह गई, जैसे किसी ने दिल के बीच में सांस खींच ली हो। दादो, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? इसकी आवाज टूट चुकी थी। मैं आपकी तो पोती हूँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप? जुलेखा बेगम ने इसकी बात पूरी नहीं होने दी। हाथ के इशारे से खामोशी के हुक्म की सूरत दे दी। खानदान के हुक्म की पासदारी नहीं करनी तुम्हें। तुम जानती हो तुम्हारी एक हरकत से कितनी बातें निकलेंगी।
क्या सोचकर रात को जमार के कमरे में गई थी? दादू, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सिर्फ बस। जुलेखा बेगम की आवाज बुलंद हुई, मगर बरसों का रोब इसकी रीढ़ की हड्डी में उतर गया था। जो लड़की निकाह से एक रात पहले किसी गैर मर्द के कमरे में जाती है, वो अपने फैसलों का बोझ खुद उठाती है। वो रो पड़ी। गैर मर्द? दादू, वो जमार है, हमारा रिश्ता कभी ठीक नहीं रहा। मैंने तो सिर्फ बात की थी, हमें तुम्हारी वजाहतों में कोई दिलचस्पी नहीं। जुलेखा बेगम ने सर्द लहजे में कहा, जैसे हर जुमला पहले से तयशुदा हो। जो होना था वो हो चुका है। खानदान ने फैसला कर लिया, निकाह आज शाम होगा। नहीं। वो एक कदम आगे बढ़ी, दुपट्टा कंधे से फिसल गया। मैं जमार से शादी नहीं करना चाहती। मैंने कितनी बार कहा है, वो मेरे लिए सही इंसान नहीं है। हमारी कभी अच्छी बनती नहीं, और तुम्हें कब से अपनी मर्जी चलाने की आदत हो गई। जुलेखा बेगम की आंखें तंग हुई थी। आज तुमने इनकार किया, कल को घर से भागने की बात करोगी। खानदान की इज्जत कोई खेल है? वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, आवाज में थकन। दादू, जुल्म नहीं करें। सिसकियों की लड़खड़ाहट थी। मैंने जिंदगी किसके साथ गुजारनी है, ये तुम्हारे जैसे फैसले तबाही लाते हैं। फैसला मेरा होना चाहिए। जुलेखा बेगम आगे बढ़ी, इसके करीब खड़े होकर बोली, सब खत्म। अब तुम वही करोगी जो हम, तुम्हारे नखरे, तुम्हारी मर्जियां। आज का इनकार हम बर्दाश्त कर दे, लेकिन आइंदा अगर तुमने जुबान खोली ना। वो रुकी, निगाहें इसके चेहरे पर गाड़ दी। तो तुम सिर्फ खानदान से नहीं निकलोगी, हम तुम्हें इस दुनिया से भी बेदखल कर देंगे। वो पत्थर की तरह अपनी जगह जम गई थी, आंखें फैल गई। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप सीने में वटक गई। दादू, जैसे तुमने हमें रुस्वा करने की ठानी है ना, इस तरह। वो एहतजाज करती रही। मैं सिर्फ डर गई थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया दादू, प्लीज। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। बात सुन ले। लेकिन जुलेखा बेगम का हर जवाब पत्थर की दीवार था। तुम चुप हो जाओ। आज के बाद तुम्हारी न मर्जी चलेगी न दलील। ये जोड़ा पहनना है तुम्हें, और निकाह इस इंसान से होगा जिसका नाम खानदान ने ठुकराया है। वो हिचकियों में उलझ गई, हाथ कपकपा रहे थे, आंखें सुर्ख। मैं खुश नहीं रह पाऊंगी, वो आखिरी कोशिश के तौर पर बोली। खुश नसीबी वालों को मिलती है, जिद्दी लड़कियों को नहीं। जुलेखा बेगम ने जोड़े की तरफ उंगली से इशारा किया, तैयार हो जाओ, 1 घंटे बाद दोबारा आएंगे। ये कहकर वो मुड़ी और दरवाजा खुलकर बाहर चली गई। दरवाजा बंद होते कमरा जैसे खाली नहीं बल्कि दुश्मनगाह बन गया। सब एक हूँ, सन्नाटा, धूप, और इसके सामने पड़ा वो सुर्ख जोड़ा। साथ ही से घूरते दिखाई देने लगी। वो धीरे से बेड के किनारे बैठ गई, दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया, और वो रोना शुरू किया, कहीं बहुत दूर, जिसमें एहतजाज भी था, शिकस्त भी, आखिरी सी उम्मीद के शायद कुछ बदल जाए। लेकिन इसके लाख एहतजाज के बावजूद कुछ देर बाद बड़ों की मर्जी के मुताबिक निकाह तय पा चुका था। निकाह के बाद कुछ खानदानी रस्म अदा कर दी गई, और फिर इसे जुमार के कमरे में दुल्हन की तरह बैठा दिया गया। कमरे में मध्यम सुनहरी लाइट्स जल रही थी, और दीवारों पर पड़ने वाली सायों की जंबिश कमरे को किसी कैदखाने जैसा बना रही थी। बिस्तर पर बिखरे गुलाब के फूल एक अजीब सा घुटन भरा एहसास दे रहे थे। वो खुशबू नहीं, वो सर झुकाए बैठी थी, हाथ एक दूसरे में उलझे हुए, और चेहरा गुस्से की तपिश से सुर्ख था। इसका बस नहीं चल रहा था कि कुछ कर गुजरे, लेकिन इसको अपने हाथ बंधे हुए महसूस हो रहे थे। वो शादी नहीं करना चाहती थी, मगर इसके बावजूद इस पर जबरदस्ती ये रिश्ता थोपा गया था। यही वजह थी कि वो बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी। चंद लम्हे बाद कदमों की आहट पर इसने सर उठाकर दरवाजा खोला। जुमार 2 कदम अंदर आया, दूध का ग्लास हाथ में थामे, जैसे सब कुछ इसके इख्तियार में है। चेहरे पर वही बेनियाजी और इसकी मर्जी की कोई हैसियत ही नहीं थी। वो कुछ कहता इससे पहले वो तलखी से हंसी, और इसको देखते हुए निहायत नफरत से बोली, बहुत खुश हो रहे होंगे ना, मेरे इनकार के बावजूद मुझे दुल्हन बना लिया। तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो गई, मेरी अकड़ तोड़ दी। ये सब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना? जमार ने दरवाजा बंद किया, एक तेज सांस लिया और उकताहट से बोला, हाँ, मैं तो मर रहा था तुम्हें यहाँ लाने के लिए। अपने मुंह से इतनी अहमियत मत दो खुद को, मेरी नजर में तुम्हारी ये औकात भी नहीं है। इसलिए बेहतर होगा खुद को अच्छी तरह पहचान लो, और सोच समझ कर अपने लिए जुमले इस्तेमाल करो। वो तिलमिलाई, मेरे करीब आने का सोचना भी मत, मैं तुम्हारे साथ एक लम्हा भी नहीं गुजारना चाहती।
तुम क्या समझते हो? बीवी बना ली, अपने नाम की सेज पर बैठा लिया। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें अपने वजूद तक रिसाई दे दूंगी। मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती, तुम्हें खुद तक आने देना तो बहुत दूर की बात है। इसके मुंह से अल्फाज नहीं, अंगारे निकल रहे थे। जमात इसके सामने आ खड़ा हुआ, नजर सीधी इसकी आंखों में गड़कर निहायत सर्द लहजे में बोला, तुम्हें अपने बारे में इतनी खुशफहमी क्यों है? तुम मुझे आज बता दो, किस बात की खुशफहमी तुमने पाल रखी है? मैं भी कोई शौक नहीं रखता तुम्हारे पास बैठने का। तुम्हारे वजूद अगर रसाई हासिल करने का तुम जैसी लड़की की शक्ल भी देखना मुझे गवारा नहीं है। जैसे खुद से ज्यादा कुछ नजर ही नहीं आता। मेरी नजर में तुम्हारी औकात सफर है। जो औरत अपने खानदान की इज्जत को संभाल नहीं सकती, इससे मैं क्या ही एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ। खैर, तुमसे मुझे मजीद कोई बात नहीं करनी। कि कहकर इसने ग्लास आगे बढ़ाया और इसे देखते हुए मजीद बोला, ये दादी ने इतनी तकरीर की जरूरत नहीं है, ये दादी ने भेजा है, पी लो। और हाँ, रात गुफ्तगू में बर्बाद नहीं करना, आराम कर लो। पूरा दिन तो मसरूफ ही हो, जितना भी झगड़ा करना है सुबह कर लेना। इसने ग्लास को घूरा। जमार का नाम सुनते इसकी सांस हल्की से रुकी, मगर दादी को घूरा। पूरे घर से वो लड़ लेती थी, हर शख्स के खिलाफ चली जाती थी, अपने हक में आवाज बुलंद कर लेती थी, लेकिन हमेशा जुलेखा बेगम के सामने वो खामोश हो जाती थी। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वो खुद अपना बुढ़ापा इनकी आंखों में देख रही है। जितनी जिद्दी वो थी, इतनी जिद्दी इसकी दादी भी थी, इसलिए वो इनके हुक्म को कभी इनकार नहीं करती थी। बहुत कुछ कहने को था, मगर अल्फाज गले में फंस गए थे। इसने ग्लास लिया जैसे मजबूरीन हाथों पर रख दी गई हो। वो एक ही घूंट में पी गई। जमार ने तंजिया नजरों से इसे देखना, शुक्र है एक काम तो समझदारी का कर लिया। इसके होंठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट फैल चुकी थी। इसका हर अंदाज बता रहा था कि जो दूध इसने दिया है वो महज मामूली दूध नहीं है। जबकि दूसरी जानिब ग्लास रखते इसके दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। कमरा हिलता सा महसूस हुआ, साए दीवारों पर चौड़े होते गए। वाज़ह तौर पर इससे पूरा कमरा घूमता हुआ महसूस कर रही थी। वो पलकें झपकने लगी, सांस बेतरतीब। वो लड़खड़ाई थी। जमार अपने हाथों में कपकपी दौड़ गई। इससे ठंडे पसीने आना शुरू हो गए। न जाने क्यों इसे कुछ गलत होने का एहसास शिद्दत से होने लगा। जमार बहुत हल्का सा मुस्कुराया। चेहरे पर एक अजीब सा ठहरा हुआ सुकून था, ऐसा सुकून जो किसी जीते हुए शख्स का होता है। बस थोड़ा सा सुकून आवर है। वो आहिस्ता आवाज में बोला, दादी नहीं चाहती कि तुम आज की रात चीख चीख कर घर सर पर उठाओ। वो चाहती है बस तुम आज की रात अपने शौहर को महसूस करो, इसकी गुर्बत को महसूस करो। इसलिए तुम्हारी आंखें बंद करना बेहद जरूरी है। तुमने मुझे, इसका दिल सीने में धड़क कर जैसे फंस गया। इसने उंगली उठाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद पिया है। ये सब तुम्हारी अपनी मर्जी है। तुम मुझे किसी भी तरह का इल्जाम नहीं दे सकती। जमीन इसके नीचे से खिसकती चली गई। आंखों के सामने हर चीज धुंधला गई। सांस भारी होने लगा। वो बेड के किनारे लड़खड़ा कर गिरी और हाथ बेडशीट को पकड़ते हुए फिसल गए। समार इसके करीब आया। इसकी आंखों में खौफ, बेबसी और धुंधलाहट एक साथ तैर रही थी। वो इसके करीब रुक कर झुका, इतना कि इसकी सांस इसके चेहरे को छूने लगी। इसने धीरे से कहा, हम खान हैं, ताकत से फैसला ये करते हैं। और याद रखना, वो साकित नीम बेहोश पड़ी थी। कोई फैसला नहीं करोगी। आज जो तुम्हारे साथ होगा वो सब मैं करूंगा और तुम्हें सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसका दुपट्टा उतारता है, इसके कानों के पास खुली ज्वेलरी उतारता है, नरमी से ना मोहब्बत से, बस एक जरूरत के तहत, जिससे वो कुछ कंट्रोल की अलामतें उतार रहा हो। कमरा खामोश और घंटे से हो जाता। सिर्फ इसकी हल्की मखमूर और जमार की वो नजर जो कह रही थी, सांस बाकी रह जाती थी, रात तुम्हारी बार है और मेरी जीत। जैसे जैसे वो इस पर उलझन से आजाद कर रहा था, वैसे वैसे इसकी गुस्ताखियां बढ़ने लगी थी। लम्हा लगा था इसने इसकी सांसों को अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया था, जबकि वो मासूम बिल्कुल बेहाल पड़ी थी। ऐसे कोई होश नहीं था जिस चीज से वो भाग रही थी, वो चीज इसका शौहर इससे हासिल कर चुका है। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। कमरे में मध्यम रोशनी दरवाजे के नीचे से अंदर आ रही थी।
पर्दे बंद थे, मगर सुबह का हल्का सा नूर अंधेरी फिजा में घुल कर अजीब सा बोझ पैदा कर रहा था। जोया की आंख इस वक्त खुली जब इसने अपने गिर्द एक सख्त गिरफ्त महसूस की। दिल एक लम्हे को रुक सा गया था। वो झटके से उठने लगी तो एहसास हुआ कि जमार की बाहें इसके गिर्द हैं, जैसे वो रात भर इसकी बहुत करीब सोया हो। इसके दिल में एक झटका उतरा, खौफ, शर्मिंदगी और शदीद घुन सब एक साथ उठे थे। वो जल्दी से पीछे हटी, अपनी चादर और दुपट्टा घबराहट से संभाला। सांस फूली हुई, आंखें नम और चेहरा गुस्से से लाल। इसे अपनी हालत का फौरन अंदाजा हो गया था कि इसके साथ रात बहुत कुछ हो चुका है। इसकी अचानक हरकत से जमार की आंख खुल गई। इसने पहलू बदल कर इसे देखा और बेशरम ठहरी हुई मुस्कुराहट इसके चेहरे पर फैल गई। अरे वाह, वो हंसा। सुबह सुबह इतनी शर्माहट, तुम क्या समझी थी मैं खानजादा होकर अपना हक छोड़ दूंगा? तुम जैसी औरतों से अपना हक वसूल करना हम मर्दों को आता है। तुम क्या समझती हो तुम मुझे अपने करीब आने से रोकोगी और मैं रुक जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। जब जब मुझे तुम्हारी तलब होगी मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगा। जोया की सांस अटक गई थी, इसके लब कांपते थे। आपको शर्म नहीं आती? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, वो मेरी मर्जी के बगैर। हाँ तो जो कुछ भी हुआ, जमार ने टांग फैलाकर बैठते हुए कहा, जैसे सारी सूरत हाल इसके लिए मामूल की बात हो। बीवी हो तुम मेरी, तुम पर इख्तियार रखता हूँ। तुम्हारे नजदीक आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम रोकोगी तो मैं इस तरह तुम्हारे नजदीक आऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है और तुम आगे जाकर कैसा महसूस करोगी। हम अपनी ख्वाहिश की तलब अपनी बीवियों से पूरी करते हैं, और अगर हमारी बीवी हमारे खिलाफ जाए, बगावत पर उतरे, तो इससे अपनी मुट्ठी में करना मुझे बखूबी आता है। इसलिए बेहतर होगा मुझसे बहस करना बंद करो। तुम कभी भी मेरे आगे जीत नहीं सकती। मैं तुम्हें हमेशा जीरो करूंगा। इसके लफ्जों में जैसे किसी पर पत्थर मारा हो। जोया की आंखों में आंसू भर गए, मगर आवाज सख्त थी। वो इसको देखते हुए दरुश लहजे में बोली, बीवी होने का मतलब ये नहीं कि आप मुझे इंसान ही ना समझे। बीवी से भी इजाजत ली जाती है। मैं कोई जानवर नहीं हूं कि जिस पर ताकत आजमा कर रिश्ता कायम कर लिया जाए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? क्या मैंने आपको इजाजत दी थी कि आप मेरे करीब आए? कल रात मैंने आपको मना कर दिया था कि आप मेरे नजदीक नहीं आएंगे। फिर आप क्या सोचकर मेरे करीब आए? मैं आपको माफ नहीं करूंगी। ये तरीकाकार नहीं होता। अगर बीवी ने इनकार किया है तो इसका मतलब इनकार ही होता है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी मर्जी के बगैर ये वजूद मेरा आपका नहीं, जो आप इसको इस तरह रौंद रहे हैं। जमार बेनियाजी से हंसा। ड्रामा बंद करो। रात भर लुत्फ आया है, अब सुबह सुबह इखलाकियात याद आ रही हैं। अगर तुम्हें इतने मसाइल थे फिर खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं किया? जब मैं तुम्हारे नजदीक आ रहा था तब लुत्फ क्यों ले रही थी? वाक बगूला हो गई थी। वो गुस्से से बोली, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर ये सब मेरे इख्तियार में होता मैं कभी आपके साथ ये सब नहीं करती। मैं बस होश में नहीं थी। अगर होश में होती आपको जिंदा नहीं छोड़ती। क्या मैं खिलौना हूं आपका, या कोई चीज या कोई मलकियत? आपके ज़हन में आखिर है क्या? आप मुझे बता दें, आप चाहते क्या हैं? क्यों? क्या आपने मेरे साथ क्या किया ऐसा? इसके आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। इसे अपना आप खत्म होता महसूस हो रहा था। जिंदगी में इसने हमेशा खुददारी की सांस ली थी, लेकिन आज इसे सब कुछ तबाह होता हुआ वह महसूस हो रहा था। जमार इसकी तरफ झुका, आंखें पतली करते हुए बोला, मेरे सामने इस मजलूमियत का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बीवी हो और जो मेरा हक है वो मेरा है। बहस खत्म। इसलिए अपने आंसू, अपनी अदाएं अपने पास रखो। मेरे सामने मजलूमियत का ड्रामा करके मुझे शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इन मर्दों में शामिल नहीं हूं जो औरत के आंसू देखकर शर्मिंदा हो जाते। जोया के हाथ कांप रहे थे। एहतिजाज उसकी हड्डियों में धड़क रहा था। अगर यही सोच आपकी है तो सुन ले, मैं कभी आपको कबूल नहीं करूंगी, कभी नहीं। आपने मेरी इज्जत के साथ नहीं, मेरी रूह के साथ ज्यादती की है। जमान ने इसकी बात पर बेहिसी से कहका लगा दिया। ओ खुदा, फिल्म कम देखा करो जोया। फिर एक तेज सांस खींचकर बोला, और हाँ, ये मत सोचना कि ये सब एक बार था। मैं रोज इस तरह बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मुंह फुलाकर बैठो और मैं चुप रहूं। कहानी अब तुम्हारे असूलों पर नहीं चलेगी। वो एक कदम पीछे हटी, जैसे सामने कोई दरिंदा खड़ा हो। आप मुझे तोड़ नहीं पाएंगे।
ये बात याद रखेगा। जमान ने शाने उचकाए। टूटने या ना टूटने का फैसला ही अब मैं करूंगा, तुम नहीं। इतना कहकर वो उठा, निढाल मगर फाते चेहरे के साथ बालों में हल्का हाथ फेरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा बंद हुआ तो कमरा जैसे खनका कर खाली हो गया। जोया बैठ गई, सांस गहरी, हाथ कांपते और दिल किसी भारी पत्थर के नीचे दबा हुआ था। इससे मालूम था आज की सुबह सिर्फ एक नई अजियत का आगाज थी और कुछ नहीं। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। दोपहर के 2 बज रहे थे। पूरे घर में एक सन्नाटा फैला हुआ था, जैसे दीवारें भी किसी खुफिया तूफान की मुंतजिर हो। जोया आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दादी के कमरे की तरफ बढ़ी। दिल में और आंखों में बहते आंसू, सांस भारी, एक बेरहम सा बोझ। जुलेखा बेगम ने अपने मखसूस अंदाज में सोफे पर सीधी पुष्ट के साथ बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। चेहरे पर सख्ती, आंखों में सर्द वकार। दरवाजा खुलने की आवाज पर इन्होंने सर उठाया था कि जोया अचानक लपक कर इसकी आवाज टूट गई, इनके गले से लग गई। दादो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, दादो मुझे बचा ले। जुलेखा बेगम चौंक गई, हाथ कांपे मगर फौरन सख्ती इख्तियार की। अरे वो पागल लड़की, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? इस तरह कोई मर गया है क्या? जोया ने सर ऊपर किया, चेहरा लाल, आंखें सूजी हुई, सांस हिचकियों में। कुछ खैर नहीं है, कुछ भी नहीं। इसकी आवाज उलझी हुई थी। दादी लड़ रही थी, मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती, मुझे निकाह खत्म करना है अभी इसी वक्त। दादी ने तस्वीर रोक कर इसे घूरा। कौन सा? वो मेरी इजाजत। जुमार जोया रूहान सी आवाज में बोली, दादो इसके बगैर वो मेरे करीब आया। मैंने साफ मना किया था, मैंने कहा था मुझे फासला चाहिए, लेकिन उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा मुझे लिए। उसकी आवाज मजीद लर्ज गई। इसने मेरी बात नहीं मानी दादू। जुलेखा बेगम का चेहरा पहले सख्त हुआ, एक कमजोर हालत में धकेल दिया, फिर हैरत भी गुस्से में बदल गया। बकवास बंद करो, वो धाड़ी। क्या बकवास निकाल ली तुमने? शौहर है वो तुम्हारा। शौहर अपनी बीवी के पास आए तो ये जुर्म हो जाता है क्या? जोया ने आंसू पूछे, गुस्से और तकलीफ से भरी आवाज में कहा, दादू मैं इंसान हूँ, पत्थर नहीं, मेरी मर्जी। वो सब किस लिए है? मैंने कहा था मुझे नहीं चाहिए, ये मेरा इख्तियार है, रिश्ता, मुझे वक्त चाहिए। मगर इसने मुझे सुनने के बजाय मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। जुलेखा बेगम का सब्र जवाब दे गया। वो पूरे कद से खड़ी हो गई, आंखें और गुस्से से देख रही थी। तुम्हारी ये जुबान ही तुम्हें इस हद तक लाई है। इन्होंने उंगली उठाकर कहा, बहुत हो गया जोया, बहुत हो चुकी तुम्हारी जिदें। खानदान का वकार तुम्हारी वजह से दाव पर लग गया है। निकाह को मजाक नहीं समझते हम। दादू खामोश। वो गर्जी, शौहर का अपनी बीवी के करीब आना तुम्हारे हिसाब से ज्यादती है? तुम पागल हो गई हो। इस ड्रामेबाजी का वक्त नहीं है। जोया का दिल जैसे फटने लग गया। ये ड्रामा नहीं है, मेरी जिंदगी है, मेरी सांसें अब इस घर में मैं घुट रही हूँ। दादू मैं इसके साथ नहीं रह सकती, वो मेरी बात नहीं सुनता, मेरी मर्जी नहीं मानता। मर्जी? दादी ने तंजिया कहका लगाया, हमारे खानदान की बेटी हो तुम, किसने ये आजादी दी तुम्हें कि निकाह के बाद भी अपनी मर्जी चलाओ? इज्जत नफ्स है जुलेखा बेगम। जोया ने थरथराते हुए कहा, ये आजादी नहीं। इसने बाजू से पकड़ कर झंझोड़ा। इज्जत नफ्स को मार डालो, यहाँ खानदान की इज्जत पहले आती है, समझी? जोया शोले की तरह भड़क उठी। मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं अदालत जाऊंगी अगर ये रिश्ता एक बाल के बराबर भी डोला। जुलेखा बेगम हम सिर्फ तुम्हें, इसकी आवाज बर्फ और आग का मिलाप था, तो याद रखना घर से नहीं निकालेंगे, बल्कि तुम्हारा नाम भी हमारे खानदान की किताब से मिटा देंगे। जोया पत्थर हो गई, सांस बंद, दिल साकित। दादू हाँ। इन्होंने तस्वीर दोबारा हाथ में ली, लड़ते लबों से कहा, आप भी एक लफ्ज और कहा तो अच्छा नहीं होगा। निकाह हो गए, शौहर है तुम्हारा, चुपचाप इस रिश्ते में रहना है। जोया खामोश रोने लगी और दादी की तस्वीर की ठंडी बेरहम टिक टिक पूरे कमरे में गूंजती रही। वो कुछ देर इनको देखती रही और फिर फौरन कमरे में बंद हो गई। रात की स्याही चारों जाने फैल चुकी थी। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के सहन में फैली हुई खामोशी ऐसी थी जैसे पूरी दुनिया कहीं थक कर सो गई हो। सिर्फ एक दिल जाग रहा हो, टूटा हुआ, परेशान, बेआसरा। बालकनी के रेलिंग के साए लंबे होकर जमीन पर बिखर रहे थे। जोया इन सायों में खड़ी, दोनों हाथ रेलिंग पर जमाए, सर झुकाए, सिसकियों को दबाने की नाकाम कोशिश कर रही थी।
हवा इसके आंसू सूखा नहीं रही थी, बल्कि हर झोंका तकलीफ को और अंदर धकेल रहा था। इस कदमों की हल्की सी आवाज सुनाई दी। दिल यकदम सनसनाया, मगर इसने सर नहीं उठाया। फिर भी वो जान गई कि ये ज़मार है। बोझल सांस के साथ इसने आंसू साफ किए, अपनी चादर संभाली और फौरन पीछे मुड़े बगैर अंदर जाने लगी। मगर 2 कदम चली थी कि ज़मार इसके सामने आ गया। इसका बाजू मजबूती से थाम लिया। 1 मिनट, इसके आवाज हैरत और खफगी के बीच लटकी हुई थी। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो तुम यूं सारी रात आंसू बहा रही हो, मुझे शर्मिंदा कर रही हो जैसे मैं कोई दुश्मन हूं तुम्हारा। जोया ने इसका हाथ झटका। आंसू दोबारा इसकी पलकों तक आ गए थे। बीवी हो तुम मेरी। जुमार ने गहरी नजर इसे देखा। अगर मैं तुम्हारे करीब आ गया तो उसमें क्या गलत है? क्या मर्द की कोई ख्वाहिश नहीं होती? जोया तड़प कर पलटी। आवाज भड़ा गई, मगर लहजा मजबूत था। ख्वाहिश होती है जुमार, और मैं इस ख्वाहिश का एहतराम करती हूँ। बीवी होने की हैसियत, खान से रिश्ते की कदर मुझे भी मालूम है, लेकिन बगैर इजाजत, बगैर मेरी रजा के ऐसा नहीं होता। इसका सीना होले होले उठ रहा था, जैसे हर लम्हा इसे अंदर से जख्मी कर रहा हो। आप चाहते क्या थे? रोती हुई बोली। मेरी अकड़ तोड़नी थी ना, बस यही इरादा था आपका। ये लड़की जिद्दी है, इसे मैं सीधा कर दूं। हाँ ना, यही सोचा था। देखे आप जीत गए, क्योंकि आपने तोड़ तो दिया। जमार की आंखें लम्हा भर को हल्की सी बौखलाहट में डूब गई। फिर उसने खुद को संभाला जैसे कोई अनाहारी हो और दोबारा उठने की कोशिश कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, वो आहिस्ता मगर सख्त लहजे में बोला। ये सब तुम्हारे दिमाग का फतूर है। मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। तुम खुद ही अपने आप के बारे में उल्टा सीधा ख्याल बना लेती हो। मैं? जोया के लब कांपे। मैं कैसे उल्टा सोचती हूँ? आप मुझे मौका ही ना देते तो मैं ऐसा सोचती? वो भी मुझे, आपने खुद मुझे मजबूर किया, और ऊपर से दादी समझा रही है कि गलती मेरी है। मेरी? जमार ने चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, जैसे बात इससे भी कुछ ठटक गई हो। फिर अचानक इसने सख्त होकर पूछा, तुम्हें जरूरत क्या थी दादो को बताने की? अपने घर की बात बाहर ले गई। अगर तुम्हें शिकवे शिकायत थे तो मुझसे करती। जोया हंसती, एक ऐसी हंसी जो रोने से भी ज्यादा तकलीफ होती है। किस बात की शिकायत करती? वो तल्ख लहजे में बोली। मेरी पूरी जिंदगी बदल दी गई है जमार। मैं तो ये शादी नहीं चाहती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि पूरा पाकिस्तान घूमूं, अपनी मर्जी की जिंदगी जीऊं, दुनिया देखूं। लेकिन आखिर में क्या हुआ? मेरी भी इन्हीं आम लड़कियों की तरह शादी कर दी गई, जो बस रो रो कर यही कहती रहती है कि किस्मत में यही था। वो मुड़ी, आंसू साफ किए और थके कदमों से अंदर चल पड़ी। बेड तक पहुंचते पहुंचते इसके कंधे मजीद झुक गए थे। वो चादर ओढ़े सीधा लेट गई, जैसे पूरा जिस्म हार गया हो। पीछे खड़ी जुमार की आंखें इसकी पुश्त पर जमी रही। वो कुछ कहना चाहती थी, शायद वजाहत, शायद जिद, शायद कुछ भी नहीं, मगर कुछ बोलना चाहता था। कमरे में से टूटे हुए ख्वाबों का शोर बाकी रह गया था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। 1 हफ्ते बाद डाइनिंग हॉल की फिजा हर रात की तरह पुरसकून थी, मगर जोया का दिल आज भी भारी था। घर के बड़े लकड़ी की मेज पर सब अपनी अपनी प्लेटों में मसरूफ थे। छत के फानूस की सुनहरी रोशनी हर चेहरे पर नरमी से पड़ रही थी, मगर जोया के चेहरे पर वो रोशनी भी मांद लग रही थी। वो चम्मच से चावल इधर उधर करती रही, जिसे खाना नहीं, अपनी परेशानियां समेटने की कोशिश कर रही हो। जमार इसके बिल्कुल साथ बैठा हुआ था, मगर दोनों के दरमियान एक अनजानी सर्दी हायल थी। वो कभी कभार इसे किनारों से देख लेता, मगर जोया नजरें झुकाकर बैठने में ही आफियत समझ रही थी। अचानक जमार ने चम्मच मेज पर रखा, अपने बाप जुल्फिकार साहब की तरफ देखा और पुरसकून मगर मजबूत लहजे में बोला, मैं अपनी बीवी के साथ पाकिस्तान टूर पर। बाबा, मैंने फैसला कर लिया है। जोया जैसे करंट खाकर सीधी हो गई। इसकी आंखें हैरत से पूरी खुल गई। दिल की धड़कन गले में आ फंसी। वो बेख्तियार इसकी तरफ देखने लगी, जैसे यकीन नहीं आ रहा हो कि ये बात वाकई इसके कानों में पड़ी है। दादी बेगम ने खाना रोक कर इससे देखा, फिर जमार को घूरी मारकर बोली, हमारे खानदान में कोई औरत यूं दंदनाती नहीं है, यूं जाएगी घर की बहू। घर में रहने के लिए फिरती जमार ने बगैर झिझक के इनकी आंखों में आंखें डाली। दादो, मैं उन बीवी के साथ पाकिस्तान घूमना उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं चाहता हूँ, वो चाहती थी और मैं समझता हूँ कि अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करना मेरा फर्ज है। जोया का हाथ लर्ज गया। इसने जल्दी से प्लेट के नीचे हाथ छुपा लिया, जिससे खुद को काबू में नहीं ला पाएगा।
इसके बाद जमार ने बात जारी रखी, और एक बात और, इंटरनेशनल ट्रिप पर जाऊंगा, लेकिन इससे पहले जोया का पासपोर्ट बनेगा। सब चीजें मैं ही देखूंगा। मैं आप सबको इतला दे रहा हूँ। पूछ, अपने फैसले में खुद भी ले सकता हूँ। पूछ नहीं रहा। उम्र भी कम नहीं रही मेरी, और उम्मीद है कोई मेरे फैसलों में मुदाखलत नहीं करेगा। पूरे हॉल में एक लम्हे को सन्नाटा छा गया, जैसे सबकी सांसें एकदम रुक गई। जुल्फिकार साहब ने थोड़ा सा झुक कर पानी का गिलास रखा, और जैसे तुम्हें मुनासिब लगे तुम दोनों बालिग हो, नरमी से बोले, ठीक है बेटा, अगर रजामंदी से जा रहे हो तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। दादी बेगम ने तेज नजरों से जोया को देखा, मगर इस बार कुछ नहीं कहा। शायद जमार का अंदाज ऐसा था कि जवाब देने की हिम्मत किसी में ना रही। जोया ने हल्की सी सरगोशी में तकरीबन बेआवाज होकर कहा, जमार ने नागवारी के बगैर, यह आप क्या कर रहे हैं? पूछा कि ये नरमी के साथ। आपकी तरफ देखा, जो करना चाहिए था वो कर रहा हूँ। मैं अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। जोया का दिल एक लम्हे को ठटक गया। इसके अंदर सब कुछ उलझा हुआ था, रंजिश भी, हैरत भी, और कहीं दूर अंदर एक छोटी, जैसे कोई बहुत भारी बोझ, लम्हा भर के लिए हल्की सी गर्म सांस हो। इसे सर झुकाकर खुद को संभाला, मगर अंदर के तूफान की लहरें अब भी हलकोड़े मार रही थी। खानदान वाले खामोशी से खाना जारी रखे थे, मगर फजा का रंग बदल चुका था। आज पहली बार किसी ने जोया को आवाज गैर मुतवक्की क्यों न थी, जोया की ख्वाहिश को आवाज दी थी। वो खामोशी से खाना उठा रही थी, मगर अंदर कहीं एक दरवाजा हल्का सा खुल गया था, ख्वाहिशों का, आजादी का, या शायद किसी नए सफर का। कुछ देर बाद जमार के कमरे में हल्की मध्यम रोशनी जल रही थी। हवा का पंखा आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था, मगर जोया के अंदर की बेचैनी किसी सूरत कम नहीं हो रही थी। वो सोफे के कोने पर बैठी थी, उंगलियां आपस में फंसी हुई, दिल सख्त उलझा हुआ। कदमों की आहट सुनाई दी तो दिल मजीद तेज धड़का। अगले लम्हे दरवाजा खुला और जमार अंदर आ गया। जोया फौरन खड़ी हो गई, जैसे किसी ने इसकी रीढ़ की हड्डी में बिजली दौड़ा दी हो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसने लड़ती हुई आवाज में कहा। जमार ने इसके चेहरे को 2 सेकंड तक गौर से देखा, फिर पुरसकून अंदाज में सोफे पर बैठ गया। हाँ कहो, क्या बात करनी है? जोया ने गहरी सांस ली, हिम्मत बांधी और सीधा सवाल कर दिया, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सच सच बताओ, तुम मुझे घुमाने के लिए क्यों ले जा रहे हो? मैं तो वही लड़की हूँ जो तुम्हें जिद्दी, तुम्हें पसंद भी नहीं थी, घमंडी लगती थी। फिर क्यों? इसके सवाल में जख्मीपन भी था और खौफ भी। जमार हल्का सा मुस्कुराया, मगर इस बार मुस्कुराहट में तंज नहीं था, एक तरह की थकन और सच्चाई थी। हाँ तुम जिद्दी हो, घमंडी भी हो शायद, मगर मेरी बीवी हो, और बीवी की ख्वाहिश पूरी करना मुझ पर लाजिम है। तुम घूमना चाहती हो तो मैं तुम्हें पूरे पाकिस्तान का टूर करा दूंगा। जोया ने तेजी से पलकें झपकाई, जैसे इस जवाब की तवक्को नहीं हो। मैं पढ़ना चाहूँ, यूनिवर्सिटी जाना चाहूँ, क्या पढ़ने दोगे? जमार ने इस बार सीधे से इसकी आंखों में देखा, और पहली बार इसकी आवाज में गैर मशरूत नरमी थी। पढ़ने दूंगा, क्यों नहीं दूंगा? बेटियां बाप के घर और शौहर के घर की मलका होती हैं। वो रुका, फिर धीमी आवाज में बोला, मगर मलका नहीं लेती। तुम मेरी बीवी शहजादी, फिर भी इजाजत लेती है। तुम मलका हो, तुम्हें इजाजत की जरूरत नहीं है। इसकी आवाज भारी हो गई। औरत, मैं शर्मिंदा हूं, बहुत शर्मिंदा। तुमने ठीक कहा। और जोया चाहे बीवी हो, महबूबा हो, या दुनिया का कोई और रिश्ता, इसके करीब जाने से पहले मर्द को इजाजत नहीं लेनी चाहिए। और अपने हाथ मरोड़ते हुए बोला, मैं गलत था, मैं अपनी हर बात, हर रवैये पर शर्मिंदा हूँ, बस मौका दे दो। जोया के होंठ लर्ज़े, मगर वो खामोश खड़ी रही। इसकी आंखों में नमी उभर आई थी, मगर इसने कुछ ना किया। वो यही नरमी चाहती थी। जमार आहिस्ता से उठा, कदम भारी मगर इरादा मजबूत। वो इसके सामने खड़ा हुआ, इसने हथेलियां आगे कर दी, जैसे किसी कैदी ने जंजीरें तोड़कर पहली बार हाथ आजादी में फैलाए हो। मैं तुम्हारी पुरसकून, नरम मोहब्बत, तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। और प्यार, प्यार भरी, जहाँ ना जबरदस्ती हो, ना गलत फहमियां, सिर्फ अमन, सकून। वो झुककर इसकी आंखों में देखता हुआ बोला, क्या तुम मेरा साथ दोगी? इस दिन इसका रोना इसको बुरी तरह झंझोड़ चुका था। यही वजह थी, वो सब ठीक करना चाहता था। कमरे में चंद सानी के लिए खामोशी छा गई। पंखे की आवाज भी जैसे दूर कहीं खो गई हो।
زویا کی آنکھوں سے بہتی نمی اس کے گالوں پر ٹوٹے ہوئے تیزاب کی طرح جیسے کوئی گر رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کو کام سی گئی، پھر اچانک بند دروازہ اندر سے ٹوٹ کر کھل گیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی، پہلے اس نے زمار کے ہاتھ پکڑے، پھر ہچکچاتے ہوئے آہستہ سے سینے سے لگ گئی۔ زمار نے پلک چبکتے اس کے گرد بازو لپیٹ لیے، جیسے وہ برسوں سے اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ دل کی نرم زویا روتی رہی، مگر پہلی بار وہ رونا خوف سے نہیں۔ وہ زمار نے اس پہ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیرے سے کہا، اور بس ساتھ رہیں گے، اب کوئی آنسو نہیں، ہم دونوں ساتھ تھے۔ کمرے کی فضا بدل گئی تھی، اب یہاں کشمکش نہیں تھی، صرف ایک نیا اور محبت جنم لے رہی تھی۔